Hello, my name is Subham Sinha. Today video lecture topic is bank nationalization case, which is RC Cooper versus Union of India 1970. The case is related to constitutional dimension of economic policy under the subject of constitutional law and banking law as well. Starting with the background of the case, as we know that Indian constitution has termed socialists under the Article 37 covered in DPSP, which is under the Part 4. As we know that Part 4 Article 37 talks about कि अगर स्टेट के पास ऐसा ड्यूटी है कि अगर कोई भी लॉ या कानून को बना सकता है इन प्रिंसिपल को यूज करते हुए, जो कि पार्ट 4 में दिया हुआ है, उन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए कोई भी लॉ और कानून बना सकता है जो कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, स्टेट हो, पीपल हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, साथ साथ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी हो। जैसे पहले भी बना चुके हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड और भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे कानून बना चुका है पहले भी। तो ये जो टीपीएसपी के प्रिंसिपल्स है, इसको यूज करते हुए आर्टिकल 37 बोलता है कि जो कि सोशलिस्ट टर्म इसमें इंक्लूड है, और बोलता है कि इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हम लोग स्टेट के पास ड्यूटी है कि हम लोग के लिए वो कानून बना सके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में, जो कि 14 कॉमर्शियल बैंक 1969 में नेशनलाइज किया गया था सरकार के द्वारा। यहाँ पर क्या हुआ था कि 1969 में 14 जो कमर्शियल बैंक थे जिनके पास 85% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। और यहाँ पर जो मिनिमम डिपॉजिट्स बैंक के थे वो 50 करोड़ के थे। हम लोग को पता है कि आज़ादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत सारे बैंक्स खुले, बंद हुए, किसी के पास प्रॉफिट थे, कमी हुआ, बजट बहुत का कमी था, तो बहुत सारे बैंक्स खुले और बंद हुए। लेकिन कुछ बैंक्स थे जो कि स्थिरता से रहे और उनका जो प्रॉफिट था बढ़ते गया, और एक टाइम पे आके यहाँ पर 50 करोड़ तक भी बहुत के पास डिपॉजिट थे। तो जो उस टाइम के गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, वो सोची कि जो 1969 के टाइम में कि 14 जो कमर्शियल बैंक है जिनका 50 करोड़ से ऊपर का मिनिमम डिपॉजिट है, तो हम उनको नेशनलाइजेशन करना चाहेंगे। देखो नेशनलाइजेशन क्यों होता था हमारे 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 यहाँ या हमारे दूसरे देशों में, वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे प्राइवेट सेगमेंट के पास में है ना, बहुत सारे कंट्रोल रहते थे, वेल्थ रहते थे, तो उनके पास ग्रेट रिस्क था फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि उनके पास प्राइवेट इंडिविजुअल था। तो सरकार क्या करते थे, उनके इतने वेल्थ वाले जो बैंक्स थे या कोई भी इंडिविजुअल्स थे, उनको क्या करते थे कि चीज़ों को प्राइवेट की जगह नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट भी अपना शेयर्स ले लेते थे, और साथ साथ उनको क्या करते थे, उनको शेयर्स लेके उनको फिर उन अपने हिसाब से वो थोड़ा चलाते थे इतना बड़े पैसे को। तो इससे क्या होता था, बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होने के बाद कि जो रूरल एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी प्रायोरिटी देते थे बैंक्स को, जो कि पहले नहीं दिया करते थे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा एट द टाइम ऑफ। तो अभी क्या होगा, अब बैकग्राउंड ऑफ द केस से स्टार्टिंग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर कहानी था। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग इंदिरा गांधी के हिसाब से समझेंगे कि कहानी क्या था। यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंडा के साथ साथ पॉलिटिकल एजेंडा भी था इंदिरा गांधी का, इस चीज़ को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को करने के लिए। अभी क्या हुआ, 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो 1966 में जब बनी तो बहुत सारे कांग्रेस में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जिनका ग्रुप चलता था सिंडिकेट नाम का, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के जो पोजीशन में इंदिरा गांधी थे उनसे खुश नहीं था, कि वो उनको लगता था वो इतना मैच्योर नहीं है, उतना इनके पास पावर नहीं देना चाहिए कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर को होल्ड कर सके पोस्ट। तो ये चीज़ को भी इंदिरा गांधी को महसूस हुआ और समझे कि नहीं, हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि एज अ पावर को यूज करते हुए अपना प्राइम मिनिस्टरशिप को दिखाना चाहिए। तो वो क्या कि एक 1969 में बैंक को नेशनलाइजेशन करने का फैसला लिया। अभी क्या हुआ कि 3 मई 1969 को हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, जाकिर हुसैन, उनका डेथ हुआ। तो उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया, जिनको वीवी गिरी को बनाया गया। तो वीवी गिरी है ना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही बनाया गया था, तो उनका वो बात सुनते, इसलिए वो इस चीज़ को, मौका को, अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या किया, 19 जुलाई 1969 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोमुलगेट कर दिया गया ऑर्डिनेंस, जो कि पावर कहाँ से आता है, अंडर आर्टिकल 123(1) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो कि ऑर्डिनेंस का क्या नाम था, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969। अब इसके दौरान क्या हुआ ऑर्डिनेंस के द्वारा कि जो 14 बैंक्स थे जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ऊपर था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ऐसा कहानी था कि देखिए, पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तभी ऑर्डिनेंस पास किया जाता है आर्टिकल 123 के हिसाब से। तो अभी क्या हुआ कि
21 जुलाई 1969 में पार्लियामेंट सेशन में आ रहा था, जो कि मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला था, और 20 जुलाई 1969 तक इनका जो कि वीवी गिरी था उनका टेन्योर था। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को यूज़ करते हुए 19 जुलाई 1969 में वीवी गिरी को द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करा दिया गया और फोर्स में ले आया गया। एज वी नो डेट लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 13। तो अब यहाँ पर सैटरडे को 1969 19 जुलाई को प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस हो चुका। अब लोकसभा सेशन स्टार्ट हुआ 21 जुलाई को 1969। अब यहाँ पर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो गया, बैंक नेशनलाइजेशन हो चुका। अब ये बैंक नेशनलाइजेशन करने के बाद बहुत लोग को इस पे असर पड़ा, बहुत लोग विक्टिम बने। उनमें से एक विक्टिम थे जो कि आरसी कूपर थे। आरसी कूपर इस केस को फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेके गए, रिट पिटीशन फाइल की इस चीज़ के खिलाफ जो कि बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। उनको लगा इलीगल वे में किया गया, और साथ साथ वो इनका फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो रहा है बहुत लोगों का, और इनका भी वायलेट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आरसी कूपर कौन थे? रस्तम कवाशी कूपर इनका नाम था। यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा इनका 1970 में केस किया गया। अब यहाँ पर आरसी कूपर एक डायरेक्टर थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 14 बैंक्स के लिस्ट में थे। ऑल्सो शेयर होल्डर बैंक ऑफ बड़ौदा थे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 14 बैंक्स के लिस्ट में थे। अब वो इनके तरफ से कौन केस लड़ रहे थे? आरसी कूपर की तरफ से सीनियर काउंसिल नानी पालकेवाला लगे थे, और यूनियन की तरफ से अटॉर्नी जनरल निरन दे और सॉलिसिटर जनरल जगदीश स्वरूप ने लड़ा गया था। बेंच किनका था? 11 बेंच का जज था, उनको डिसाइड किया गया था। अभी तुम्हारा 11 जज का बेंच डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट, बट ये केस अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस किया गया 10:1 में। ये 11 जज बेंच क्यों ये इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ द इंडिया था, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से भी रिलेटेड था केस। तो ये इंपॉर्टेंट को देखते हुए इतना बड़ा बेंच बनाया गया, और इसमें 10:1 में अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस किया गया। यहाँ पर डिसेंटिंग ओपिनियन हमारे जस्टिस एन राय थे, जो कि वी नो डेट एज ही मोस्टली फेवर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो अभी इनके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर्स को चलाइज किया गया बिफोर द कोर्ट रिलेटेड टू द केस। पहला क्वेश्चन था कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है ये वायलेशन ऑफ लॉ है कि नहीं, लीगल है कि नहीं। तो कोर्ट बोला कि जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट पास किया गया वो टोटली तरीके से लीगल है और इनेबल्ड बाय लॉ, क्योंकि वो आर्टिकल 123 के द्वारा पास किया गया। और ये आर्टिकल बोलता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट को पावर है कि अगर उनको लगे जरूरत कि ऐसा जरूरत है इस टाइम पे इस चीज़ को पास करना, तो वो पास कर सकते हैं। तो ये सही था। सेकंड क्वेश्चन था अराइज किया गया था आरसी कूपर के द्वारा कि जो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जो मेरा हुआ है, जैसे आर्टिकल 19(1)(f) उस टाइम में राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, 19(1)(g) राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, 31 राइट टू प्रॉपर्टी, 14 राइट टू इक्वलिटी और 13 लॉ रिलेटेड से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये राइट्स है उनका वायलेट हुआ है, आरसी कूपर का वायलेट हुआ है वो बोले। और साथ साथ एक और क्वेश्चन अराइज किया कि कंपनी के पास तो फंडामेंटल राइट्स नहीं हो रहा है, तो अगर कंपनी जो बैंक्स है उनका नेशनलाइजेशन किया है तो कैसे इनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। तो कोर्ट इन टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक इफेक्ट टेस्ट दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है आरसी कूपर का, साथ साथ जो क्वेश्चन किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स कंपनी का होता नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स कैसे वायलेट होगा। तो कंपनी का तो फंडामेंटल राइट्स नहीं होता, लेकिन कंपनी या बैंक्स जो कि जिनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, अगर बैंक्स ने को नेशनलाइज करने के कारण जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है उनके डायरेक्टर और शेयर होल्डर और ऑनर को, अगर वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहे हो और उनका इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन इफेक्ट टेस्ट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया आरसी कूपर को वो सही है। तो और ये जो केस है रिट पिटीशन के हिसाब से वो सही फाइल किया गया और रिट ऑफ मैंडेमस के हिसाब से केस एक चीज़ बोला कि जो ऑर्डिनेंस पास किया गया वो सही है। तो नेशनलाइजेशन जो हो गया बैंक का वो तो हो गया, लेकिन इसको अब डी नेशनलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि जुडिशियल रेमेडी देते हुए हम लोग इन चीज़ों को कंपनसेशन बढ़ा सकते हैं अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस। तो जो क्वेश्चन अराइज किया गया था ऑर्डिनेंस सही किया, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, कंपनी का नहीं होता लेकिन इंडिविजुअल को हो रहा है, तो इफेक्ट इसके द्वारा ये चीज़ों को क्लियर करते हुए बोला कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। और साथ साथ डीनेशनलाइजेशन नहीं होगा लेकिन हम लोग कंपनसेशन इंक्रीज कर सकते थे। इन हिसाब से आरसी कूपर जो कि इस केस में जो कि जीते और केस उनकी तरफ गया मोस्ट प्रोबेबल। नेक्स्ट स्लाइड था। अब हम लोग देखते हैं
पोस्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ था आफ्टर द केस कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ गए थे लोकसभा में और राज्यसभा में। साथ साथ एक एक्ट पास किया गया, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, जो कि नेक्स्ट ईयर पास किया गया जब पार्लियामेंट में मेजोरिटी में था गवर्नमेंट। इस चीज़ को फायदा में उठाते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये एक्ट को पास कर दिया गया। और साथ साथ जो जजमेंट में लिमिटेशन आया था उसको ओवरकम करते हुए एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जिसका नाम है 25th अमेंडमेंट एक्ट, जो ओवरकम करेंगे इनके रिस्ट्रिक्शन जो जजमेंट में आया गया। अभी क्या होता था, हम लोग जानते थे 1966 से लेकर 1978 जो फर्स्ट टेन्योर था इंदिरा गांधी में, उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसा देखा जाता था कि एग्जीक्यूटिव बस जुडिशरी हो रहा है, एग्जीक्यूटिव कुछ एक्ट पास कर रहा है, कुछ अमेंडमेंट पास कर रहा है, उसको उसके खिलाफ जुडिशरी कुछ ऐसा क्वेश कर देता था उस एक्ट को, या कुछ ऐसा किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता था जो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वो एक्शन और डिसीजन लेते थे। तो ये यहाँ पर चसल देखने मिला। यहाँ पर आसिक ऊपर में देखिए, उसके बाद प्रीवी पर्स केस हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग देखे केशवानंद भारती में, फिर इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण, बहुत सारे बैक टू बैक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक अपर हैंड था और गवर्नमेंट को हार मिला। तो ये चीज़ वहाँ पर टसल चल रहा था, जो कि जाके एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में वहाँ पर एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट का एक फ्रंट हैंड मिला। तो ये सब चीज़ टसल उन 10-12 ईयर्स के टेन्योर में चल रहा था। इमरजेंसी भी लागू हुआ उस हिसाब से 1975 में। ये एक बड़ा मुद्दा था इमरजेंसी लागू करने का इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर 25th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया जजमेंट को ओवरकम करने के लिए। अभी क्या बोला गवर्नमेंट कि राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम लोग कर्टेल करते हैं किसी का, और यहाँ पर क्या करता है गवर्नमेंट, अगर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करता है गवर्नमेंट पब्लिक यूज के लिए और पेमेंट ऑफ कंपनसेशन करके, यहाँ पर कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा, ना कि कोर्ट्स के द्वारा। अगर आर्टिकल 39B एंड 39C मोस्टली टॉक्स अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी गवर्नमेंट किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में। अगर ऐसा होता है तो इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते अगर गवर्नमेंट कुछ कानून बनाते हैं, तो अगर इससे किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में नहीं आएगा। तो सिंपली जुडिशियल रिव्यू का पावर ही कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट का पावर है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी का पावर है जुडिशियल रिव्यू का, वही छीन लिया गया किसके द्वारा, 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये सही नहीं एक्ट था, जो कि बाद में इसको क्लियर आउट किया गया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सेम सीनियर कौंसल था नानी पालके वाला, वो फिर से इंश्योर किए कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेट हो। तो वहाँ पर बोल दिया गया कि अगर किसी का राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो भी रहा है, अगर हम लोग ऐसा यूज़ कर रहे हैं, किसी का प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वायलेट भी हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आएगा। फिर केशवानंद भारती में इसको रिस्टोर किया गया। ऑल्सो बोला गया कि ये केस सेटअप किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को, और जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर डाला गया। तो ये ओवरऑल द केस है। इस केस में बहुत सारे पार्ट थे। सबसे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ 14 ने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया। फिर ये केस गया कोर्ट में, ये सही है कि नहीं, केस कोर्ट इससे हिसाब से बोला कि क्या सही है क्या गलत है। फिर ओवरऑल फेवर में गया अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फेवर में गया आसिक के ऊपर, अगेंस्ट में गया गवर्नमेंट उसके बाद क्या डिसीजन लिए, एग्जीक्यूटिव बहुत सारे लिमिटेशन जो लगा था जजमेंट के द्वारा उसको हटाते हुए क्या कानून बनाया। तो ये प्रॉपर ये केस लॉ ऐसे समझा गया। हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम 1966 से 1970 तक इसको समझे। फिर आगे भी इस चीज़ को बताया जाएगा। एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हम लोग देखा गया प्रीवी पर्स केस में, अपना केशवानंद भारती केस में, और टिल 1978 बहुत सारे केसेस हुआ जहां पर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी देखा जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल एज बैंकिंग लॉ एज अ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द कंट्री। सो इस केस को हम लोग इम्पोर्टेंट रखते हुए इस केस को समझना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज द स्टूडेंट ऑफ लॉ। थैंक यू।